नमस्कार। आज 6 मई 2022, लेकिन मैं बात करूंगा 6 मई 2007। 6 मई 2007 के दिन सूरत एयरपोर्ट का पुनर्जन्म हुआ था। जी हाँ, पुनर्जन्म, रीबर्थ। और उसके बाद इस शहर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस शहर के एयरपोर्ट ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं इसके डिटेल में तो बात नहीं करूँगा। कुछ मुद्दे मैंने जो लिखे, जहाँ तक मैं इस एयरपोर्ट को जानता हूँ और जहाँ तक मैंने इस एयरपोर्ट को जानना चाहा, और मैं जितना जानता हूँ उस शहर के एयरपोर्ट के बारे में, वो आज हम बात करेंगे। उससे पहले मैं 2004 में आपको ले जाता हूँ। 2004 नवंबर में एयर डेक्कन कहते हैं कि मैं सूरत को बम्बई के साथ जोड़ूंगा, और वो कुछ 7-8 महीने अपनी उड़ान चालू रखती है, और जुलाई 2005 में वो अपनी उड़ान बंद कर देती है। जुलाई 2005 में जब एयर डेक्कन सूरत छोड़ के चली जाती है, तब यहाँ सूरत एयरपोर्ट पे कोई भी फ़्लाइट उड़ान नहीं पड़ती। जी हाँ, सूरत शहर जो डायमंड के लिए फेमस था, जो अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था, साउथ गुजरात का सबसे बड़ा शहर था, गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, और भारत के 10 बड़े शहरों में वो आता था। ये रेल और बाई रोड तो सभी राज्यों से जुड़ा हुआ था। इस शहर में पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, फिर पंजाब से काफ़ी सारे लोग जॉब करने के लिए, धंधा करने के लिए आते थे। इस शहर के पास सब कुछ था, नहीं था तो एक एयरपोर्ट। इससे छोटे शहरों के पास एयरपोर्ट था, लेकिन सूरत के पास नहीं था। उसका एक कारण था, क्योंकि उसके एक बाजू बम्बई था और एक बाजू अहमदाबाद था। तो इसके बीच में सूरत एयरपोर्ट ने अपना किस प्रकार से इतना अपना लंबा सफ़र तय किया, और किस प्रकार से बहुत बड़ा मतलब उतार चढ़ाव के देखने के बाद 2022 में सूरत एयरपोर्ट कहाँ खड़ा है। और एक वक्त था जब सूरत एयरपोर्ट कहीं नहीं था, और आज 2022 में सूरत एयरपोर्ट कहाँ खड़ा है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। 2022 में सूरत एयरपोर्ट कहाँ खड़ा है। जी हाँ, मैं बात करूँगा सन 2007 से। सन 2007 में आज ही के दिन 6 मई 2007 में उस वक्त के उड्डयन मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल इंडियन एयरलाइंस का प्लेन लेकर सूरत आते हैं। सूरत एयरपोर्ट की एक दूसरी इनिंग की शुरुआत होती है, और उसके बाद सूरत एयरपोर्ट ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सब कुछ सामान्य हो चुका था, धीरे धीरे पैसेंजर मिलना स्टार्ट हो चुके थे। कार्गो मूवमेंट उस वक्त तो नहीं था, लेकिन एक ही एयरलाइंस का प्लेन दिल्ली से आता था, वही वापस दिल्ली चला जाता था। सब कुछ नॉर्मल हो चुका। सूरत एयरपोर्ट का जो सपना था कि यहाँ से भी उड़ान भर के हम लोग कहीं और शहर में जाए, वो अब पूरा हो चुका था। वहीं नवंबर 2007 में किंगफिशर, जो कि उस वक्त की 5 स्टार एयरलाइंस मानी जाती थी, वो कहते हैं कि मैं सूरत को 2 शहर के साथ जोड़ूंगा, एक अहमदाबाद और जयपुर। और उसका रूट भी कुछ इस प्रकार था, अहमदाबाद सूरत, सूरत जयपुर, जयपुर सूरत, सूरत अहमदाबाद। जी हाँ, मुझे आज भी याद है कि 28 अक्टूबर 2007 के दिन वो अपनी पहली उड़ान भर के सूरत आती है। उसके बाद वो कुछ महीनों तक अपनी उड़ान जारी रखती है, और उसके बाद वो भी अपनी उड़ान बंद कर देती है, क्योंकि आप सबको पता है कि किंगफिशर की हालत क्या हुई थी, और किंगफिशर किस तरह से धीरे धीरे मार्केट में से बाहर हो गया। हालांकि वो मार्केट में से बाहर होने से पहले वो सूरत से बाहर हो चुकी थी, और अब सूरत एयरपोर्ट पर केवल एक ही उड़ान आती थी, वो थी एयर इंडिया। जी हाँ, जब लैंड हुआ था तब थी इंडियन एयरलाइंस, लेकिन जब उसके बाद कुछ महीनों बाद भारत सरकार के निर्णय लेते हैं कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मर्ज कर देते हैं, और अब एयर इंडिया सूरत से ऑपरेट कर रही थी अपनी फ़्लाइट, जो कि दिल्ली के लिए ऑपरेट कर रही थी। बम्बई के लिए उस वक्त वो अपनी उड़ान नहीं भर रही थी। हालांकि कुछ वक्त बाद उन्होंने अपने बम्बई के लिए भी अपनी उड़ान स्टार्ट कर दी, और अब सूरत एयरपोर्ट पे पास 2 शहर के साथ सीधी उड़ान थी, एक थी दिल्ली और दूसरा था बम्बई। जी हाँ, दिल्ली और बम्बई के लिए एयर इंडिया अपनी उड़ान भर रही थी, लेकिन सूरत एयरपोर्ट को वो बूस्ट नहीं मिल रहा था जो उसको चाहिए था, या फिर जो इससे छोटे शहरों के पास भी बहुत सारी एयरलाइंस उड़ान भरती थी, जैसे जेट एयरवेज छोटे शहर को उड़ान भरती थी, गो एयर थी, एयर डेक्कन थी, फिर किंगफिशर जो कि चली गई, लेकिन वो अपनी उड़ान काफ़ी शहरों के साथ, अपने बड़े शहरों के साथ अपनी उड़ान चालू रखी, लेकिन वो सूरत एयरपोर्ट से चली गई। लेकिन फरवरी 2012 में स्पाइस जेट एक ऐलान करते हैं। जी हाँ, फरवरी 2012 में स्पाइस जेट कहते हैं कि हम भी अपने एयरलाइंस की शुरुआत सूरत से करेंगे, और बम्बई के साथ इसको सीधी उड़ान के रूप में हम लोग देते हैं। और फरवरी 2012 में ही
स्पाइस जेट अपनी उड़ान शुरू करती है, जो कि मॉर्निंग फ्लाइट होती है बम्बई से सूरत, जो कि बोइंग 737 लेके आती है। जी हाँ, बोइंग 737 बम्बई और सूरत के बीच में वो अपना यूज़ करती है। उसके बाद कुछ समय बाद वो दिल्ली के लिए भी अपनी उड़ान शुरू कर देती है। मतलब अब एयर इंडिया और स्पाइस जेट दो शहर के साथ अपनी उड़ान बढ़ रही थी। एक बम्बई जो कि स्पाइस जेट और एयर इंडिया बढ़ रही थी वहाँ से सूरत के लिए उड़ान, और दूसरा था दिल्ली जो कि स्पाइस जेट और एयर इंडिया सेम रूट पे अपनी उड़ान भरा रही थी, लेकिन एक सुबह और एक शाम में थी। इतना ही फ़र्क था इन दोनों एयरलाइंस पर। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था, नॉर्मल तरीके से सूरत एयरपोर्ट ऑपरेशन चल रहा था बम्बई और दिल्ली के बीच में। 2013 में कुछ नहीं हुआ, 2014 में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2014 नवंबर में एक ऐसी घटना घटती है सूरत एयरपोर्ट के साथ जो कि सिक्योरिटी में बहुत ही बड़ी चूक मानी जाती है। जी हाँ, एक आम सा दिन नवंबर 2014 का शाम होने वाली थी। शाम को दिल्ली के लिए स्पाइस जेट का प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार था। ठीक उसी वक्त एक भैंस, जी हाँ, एक भैंस स्पाइस जेट के इंजन के साथ टकराती है और भैंस मर जाती है और प्लेन के इंजन को काफ़ी नुकसान होता है। हालांकि पायलट की सूझबूझ से उस प्लेन के में बैठे हुए मुसाफिर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस प्लेन को काफ़ी नुकसान होता है। जी हाँ, प्लेन को जैसे तैसे टर्मिनल के पास ला के रखते हैं और दूसरा प्लेन मंगा के उसमें उन पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन पे रवाना कर दिया जाता है। कुछ वक्त तक वो प्लेन सूरत एयरपोर्ट पे रहता है। अपने टेक्नीशियन को स्पाइस जेट बुलाते हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद से, उनको रिपेयर करते हैं और वो रिपेयर करने के बाद वो प्लेन लेके निकल जाते हैं। और जैसे वो प्लेन लेके निकलते हैं, स्पाइस जेट कहता है कि हम लोग अब सूरत से कभी उड़ान नहीं भरेंगे। जी हाँ, अब सूरत एयरपोर्ट ठीक उसी जगह पे आके रुक चुका था जैसे वो 2007 में इंडियन एयरलाइंस जब एक ही उड़ान भरती थी एक ही शहर के साथ। ठीक उसी जगह पे 2014 में स्पाइस जेट के जाने के बाद एयर इंडिया सूरत एयरपोर्ट पे एक लौती एयरलाइंस बची थी जो सूरत से बम्बई और सूरत से दिल्ली के बीच फ्लाई किया करती थी। जी हाँ, 2015 में कोई एयरलाइन सूरत आने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि सिक्योरिटी में बहुत ही बड़ी चूक हो चुकी थी, और 2016 में भी कोई एयरलाइंस नहीं आ रही थी। बहुत ही आम सा चल रहा था। सूरत वासियों ने और दक्षिण गुजरात वासियों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब हमें कोई एयरपोर्ट के साथ सीधी उड़ान या फिर कोई एयरलाइन सूरत नहीं आएगी। जी हाँ, कोई भी एयरलाइन सूरत नहीं आएगी। हालांकि इस बीच एक छोटी एयरलाइन जो कि सूरत के डायमंड व्यापारी सऊजी भाई ढोलकिया की एयरलाइंस जो कि एयर वेंचुरा, जो कि अपने एक छोटे कुछ 2 या 3 प्लेन के साथ वो गुजरात के शहर के साथ सीधी उड़ान रखते हैं, जैसे सूरत राजकोट, सूरत भावनगर, सूरत अमरेली, सूरत अहमदाबाद। इस पे वो अपनी उड़ान भरते थे, लेकिन वो बूस्ट नहीं मिल रहा था जो कि बड़ी एयरलाइंस अगर सूरत के भारत के विभिन्न शहरों से अपनी उड़ान चालू करें। लेकिन एक चमत्कार होता है, जैसे आपका ख़राब समय आता है उसके बाद एक अच्छा समय ज़रूर आता है। फिर एक अच्छा समय आता है सूरत एयरपोर्ट के लिए 2017 में। जी हाँ, 2017 में स्पाइस जेट ऐलान करते कि हम लोग फिर से सूरत आएंगे। सूरत के ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपना ऑपरेशन चालू करेंगे जैसे 2014 में, 2012 में हम लोग करते थे। जी हाँ, लेकिन इस बार स्पाइस जेट अपनी उड़ान दिल्ली से चालू करती है पहले, और बोइंग 737 एयरक्राफ्ट के साथ वो आती है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरा दोस्त सूरत एयरपोर्ट पे उसका वीडियो लेने गए थे। उसका भी मैंने वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, आप वो वीडियो देखिएगा। तो मुझे आज भी याद है हम लोग अर्ली मॉर्निंग पहुंच चुके थे स्पाइस जेट का लैंडिंग वीडियो लेने के लिए, और स्पाइस जेट 2017 मार्च में फिर से अपनी उड़ान चालू करती है और मार्च या अप्रैल में वापस अपनी उड़ान चालू करती है। और सूरत एयरपोर्ट पर थोड़ा बूस्ट मिलता है क्योंकि अब एयर इंडिया के साथ स्पाइस जेट भी वापस आ चुकी थी। जी हाँ, स्पाइस जेट अपने दूसरी इनिंग की शुरुआत सूरत से कर चुकी थी। वहीं इतना होता नहीं हुआ, जून 2017 में स्पाइस जेट वापस एक बार कहते कि हम और 2 फ्लाइट सूरत को देंगे। अब इस बार वो फ्लाइट देने का शहर थे हैदराबाद और जयपुर। जी हाँ, वही हैदराबाद और वही जयपुर जो एक ज़माने में किंगफिशर अपनी उड़ान भरा करती थी। माफ़ कीजिए, किंगफिशर ने कभी हैदराबाद के लिए उड़ान नहीं भरी, वो जयपुर के लिए उड़ान भरती थी। मतलब अब जयपुर के साथ और हैदराबाद के साथ स्पाइस जेट अपनी उड़ान सूरत से चालू करेगी। सब कुछ वापस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। स्पाइस जेट ने इसके बाद गोवा के लिए अपनी उड़ान चालू की, विशाखापट्टनम के लिए अपनी उड़ान चालू की, और दिल्ली, बम्बई के लिए भी अपनी उड़ान चालू की। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब सूरत वासियों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि कब विस्तारा और कब इंडिगो सूरत आएगी। जी हाँ, ये वो 2 बड़ी एयरलाइंस, एक 5 स्टार बड़ी एयरलाइंस, एक लो कॉस्ट की सबसे बड़ी एयरलाइंस, कब ये दोनों एयरलाइंस सूरत आएंगी। लेकिन जनवरी 2018 या फरवरी 2018 में एयर एशिया इंडिया, जो कि भारत के एक
लो कॉस्ट एयरलाइंस थी वो कहते हैं कि हम सूरत को बेंगलोर के साथ सीधी उड़ान देंगे। और मई 2018 में एयर एशिया इंडिया जो कि बेंगलोर को सूरत के साथ सीधी उड़ान के रूप में जोड़ती है और वो एयरबस 320 लेके सूरत आते हैं। जी हाँ, एयरबस 320 लेके वो सूरत को सीधी उड़ान देते हैं और जिसका लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था कि एयर एशिया इंडिया सूरत आएगी, वो सूरत आता है। अब लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी कि इंडिगो विस्तारा कब आएंगे। जी हाँ, इंडिगो विस्तारा जो कि एक बहुत ही बड़ी दोनों एयरलाइंस थी, एक 5 स्टार बड़ी एयरलाइंस, एक लो कॉस्ट में बड़ी एयरलाइंस, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ठीक उसी वक्त स्पाइस जेट इंडिगो अपने पेज पे एक पोस्ट डालता है और पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा होता है। जी हाँ, पोस्ट पे लिखा होता है केम छो सूरत। जी हाँ, केम छो सूरत जैसे पूरे भारतवर्ष में लोग पढ़ते हैं, लोग उसी वक्त समझ जाते हैं कि अब इंडिगो अपनी उड़ान सूरत से चालू करने वाली है और इंडिगो अपनी उड़ान का ऐलान करती है। सबको लगता था केवल 2 या 3 शहर को ही अपनी उड़ान देगी वो सूरत से ज़्यादा बम्बई, फिर दिल्ली और फिर साउथ का कोई एक शहर। लेकिन ये सबको गलत साबित करते हुए 5 शहर के साथ ये अपनी उड़ान चालू करती है और वो 5 शहर होता है दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर और जयपुर। जी हाँ, 5 शहर के साथ ये अपनी सीधी उड़ान चालू करती है और वो भी एयरबस 320 एयरक्राफ्ट। मतलब दिन में कम से कम 10 फ्लाइट, 5 लैंडिंग, 5 टेक ऑफ, मतलब 10 फ्लाइट केवल इंडिगो की हो जाने वाली थी। उसके अलावा स्पाइस जेट जो कि हैदराबाद, जयपुर, मुंबई और दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरती थी और एयर इंडिया दिल्ली और मुंबई के लिए। मतलब जिस एयरपोर्ट के पास एक फ़्लाइट नहीं थी, अब यहाँ कम से कम 15 से ज़्यादा फ़्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ कर रही थी। जी हाँ, 15 फ्लाइट, जहाँ पे एक फ़्लाइट नहीं थी, अब यहाँ 2018 आते आते मतलब 15 से 16 फ्लाइट लैंडिंग टेक ऑफ हो चुकी थी। जी हाँ, लेकिन इंडिगो के आते ही एयर एशिया इंडिया ने सोचा कि अब यहाँ उसका टिकना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हालांकि इंडिगो के सामने किसी का भी टिकना इसी तरह होता है जैसे हाथी के सामने चींटी को लड़ाना। ये मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, इतना सीरियस नहीं था। लेकिन इंडिगो के आते ही एयर एशिया इंडिया सूरत छोड़ के चली जाती है। जी हाँ, एयर एशिया इंडिया सूरत छोड़ के चली जाती है और बेंगलोर वाला रूट वो लोग बंद कर देते हैं। अब सूरत में बचते हैं एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर वेंचुरा जो कि सूरत के साथ गुजरात में डोमेस्टिक गुजरात के शहरों के साथ वो अपनी उड़ान भरती थी। सब कुछ बढ़िया जा रहा था, पैसेंजर मूवमेंट बढ़ रहा था, कार्गो मूवमेंट बढ़ रहा था, एयरक्राफ्ट मूवमेंट बढ़ रहा था। अब लोगों के दिमाग में और एक सवाल था कि सूरत को कब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलेगा। जी हाँ, कब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलेगा, जिसका सपना दक्षिण गुजरात के लोग काफ़ी सालों से देख रहे थे। क्योंकि दक्षिण गुजरात के लोग आज भी मैं तो 2019 से पहले की बात नहीं, आज भी दक्षिण गुजरात के लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बम्बई पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर मुझे कोई 2 ऑप्शन दे तो मैं बम्बई और सूरत में से बम्बई को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है और वहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। भारतवर्ष में नहीं बल्कि दुनिया में काफ़ी सारे एयरपोर्ट पे सीधी उड़ान वहाँ से है। लेकिन दक्षिण गुजरात को भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए था, जिसका सपना सन 2019 में से नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2019 में से नरेंद्र मोदी ने सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया। एक हफ्ते के अंदर एयर इंडिया एक्सप्रेस में, जी हाँ, एयर इंडिया एक्सप्रेस में शारजाह के साथ सूरत को सीधी उड़ान दी। जी हाँ, शारजाह के साथ सीधी उड़ान देते हुए अब सूरत एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका था। जो सूरत डोमेस्टिक एयरपोर्ट हुआ करता था, फरवरी 2019 में ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका था। जी हाँ, फरवरी का पहले हफ्ते में, मुझे तारीख तो याद नहीं, लेकिन ठीक रात के 11:30 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसे सूरत एयरपोर्ट पे टच डाउन करती है, ठीक उसी वक्त सूरत एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बदल जाता है। जी हाँ, सूरत एयरपोर्ट जिसका सपना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने का काफ़ी सालों से लोग देखा करते थे, अब फरवरी 2019 आते आते ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका था। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। अब सबको लग रहा था कि अब ये एयरपोर्ट ग्रो करेगा, अब एयरपोर्ट पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद में एक छोटा शहर तो बड़ा था लेकिन एयरपोर्ट इसका बहुत ही छोटा था। अब ये एयरपोर्ट पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं था। सब कुछ सामान्य था, किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि इस दुनिया में अब क्या होने वाला था। सूरतवासी, गुजरातवासी, भारतवासी, यानी यहाँ के दुनिया के किसी भी लोगों ने कल्पना नहीं थी कि हम लोग एक ऐसा दिन देखेंगे या फिर ऐसा समय देखेंगे जिसकी कल्पना
मैंने या फिर मेरे जैसे जनरेशन ने तो कतई नहीं की थी। जी हाँ, मार्च आते आते मार्च 2020, जी हाँ मार्च 2020 आते आते पूरे विश्व में कोरोना की महामारी फैल जाती है और धीरे धीरे करके एक एक देश, एक एक राज्य, एक एक शहर लॉकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। और 22 मार्च 2020 के जनता कर्फ्यू के बाद 25 मार्च 2020 में पूरा भारत लॉकडाउन लग जाता है और सूरत एयरपोर्ट का ग्राफ एक उड़ते हुए प्लेन की तरह जैसे ज़मीन पे आके गिरता है, सूरत एयरपोर्ट का ग्राफ ठीक उसी तरह ज़मीन पे आके गिर चुका था। जी हाँ, अब सूरत एयरपोर्ट पे कोई भी उड़ान नहीं बढ़ रही, केवल सूरत में नहीं पूरे विश्व में कोई उड़ान नहीं बढ़ रही थी। केवल इमरजेंसी की फ्लाइट ही, कुछ कार्गो एयरक्राफ्ट ही और कार्गो एयरलाइन से अपनी उड़ान भर रही थी। मतलब अब सूरत एयरपोर्ट पे पैसेंजर ज़ीरो, एयरक्राफ्ट मूवमेंट ज़ीरो, कार्गो मूवमेंट ज़ीरो, मतलब तीनों ज़ीरो हो चुके थे। किसी ने सोचा तक नहीं था कि ये दिन भी हम लोग देखेंगे। जी हाँ, जैसे फिर देते हैं एक ख़राब समय के बाद एक अच्छा समय आना स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4, जैसे जैसे ये अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 होता रहा, वैसे वैसे अपने एयरलाइंस वापस सूरत आने लगे, अपने पुराने रूट पे वो लोग फ्लाई करने लगे। हालांकि कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, कुछ कम पैसेंजर बैठा के आप फ्लाई करेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो एयरलाइंस वापस सूरत आई और वापस सूरत एयरपोर्ट का ग्राफ बढ़ने लगा और फिर वापस सूरत एयरपोर्ट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, धीरे धीरे उसका ग्राफ और बढ़ने लगा और सब कुछ सामान्य हो चुका था। और वापस उस वक्त भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सेकेंड वेव कोरोना की आ गई। जी हाँ, इस सेकेंड वेव में भी सूरत एयरपोर्ट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस सूरत एयरपोर्ट में एक और एयरलाइंस ने कहा कि हम सूरत एयरपोर्ट से अपनी उड़ान चालू करेंगे और इस वक्त था एक लो कॉस्ट एयरलाइंस जिसका नाम था स्टार एयर। जी हाँ, स्टार एयर भी अपने विंग स्पान यहाँ फैलाने के लिए आ चुकी थी और स्टार एयर कहती है कि हम 2 शहर के साथ सूरत को सीधी उड़ान देंगे। एक थी कर्नाटक का, मैं उस शहर का नाम तो भूल गया, और एक राजस्थान का था किशनगढ़। ये 2 शहर के साथ अपनी उड़ान चालू करती है। कर्नाटक का शहर का नाम शायद बेलगावी और राजस्थान का शहर का नाम था किशनगढ़। 2 शहर के साथ अपनी उड़ान चालू करती है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है क्योंकि सेकेंड वेव में भी कोई एयरलाइंस, मतलब लोग वापस लॉकडाउन लग चुका था पूरे भारत में, धीरे धीरे कुछ घंटों का लॉकडाउन लगता था और उसमें उस एयरलाइंस ने सूरत आना चाहा और उसको उसमें थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक निर्णय माना गया, सेकेंड वेव में कोई एयरलाइन सूरत आई। अब लोगों के मन में थे कि अब गो एयर कब आएगी, क्योंकि गो एयर पहले भी अपनी कोरोना से पहले भी कह चुकी थी कि वो लोग सूरत आएंगे, लेकिन कोरोना चालू हो गया, फिर लॉकडाउन लग गया। अब सबके मन में थे कि गो एयर कब सूरत आएगी। जी हाँ, गो एयर कब सूरत आएगी, तो नवंबर 2021 में, जी हाँ नवंबर 2021 में गो एयर कहते हैं कि हम भी सूरत से अपनी उड़ान चालू करेंगे। सबको लगा कि शायद एक शहर के साथ ये अपने उड़ान रखेगी, हो सकता है वो दिल्ली होगा या फिर बम्बई होगा। बम्बई मैं नहीं मानता कि सूरत के लिए इतना प्रॉफिटेबल रूट है, ये मेरा एक निजी सोच है, लेकिन दिल्ली हमेशा प्रॉफिटेबल क्योंकि वो बहुत ही दूर रहा है और उस पर पहुँचने में 12 घंटा लगता है, लेकिन अगर प्लेन यूज़ करोगे तो आप 1.5 या 2 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे। तो जी हाँ, गो एयर को सबको लगेगा गो एयर केवल एक शहर के साथ अपनी उड़ान चालू करेंगे, लेकिन वो 3 शहर के साथ अपनी उड़ान चालू करती है। दिल्ली से सूरत, सूरत से कोलकाता, कोलकाता सूरत, सूरत बेंगलोर, बेंगलोर से सूरत और सूरत से दिल्ली। तो ये रूट पे वो अपनी उड़ान चालू करती है और धीरे धीरे सूरत एयरपोर्ट पे अगर आप देखोगे तो 2007 में केवल एयर इंडिया, उस वक्त इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी, लेकिन 2022 आते आते जैसे सूरत एयरपोर्ट के पास एयर इंडिया है, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, गो एयर है, स्टार एयर है, फिर स्पाइस जेट कार्गो जो कि एक कार्गो अपनी उड़ान स्पाइस एक्सप्रेस है वो आती है, फिर एयरवेंचर जो कि सूरत के लोकल बिजनेसमैन के एयरलाइंस है। तो ऐसे करके धीरे 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 सूरत एयरपोर्ट ने एक कदम चलता रहा और आज 2022 में, जी हाँ 2022 में जो टॉप 50 में व्यस्ततम एयरपोर्ट में नहीं हुआ करता था, 2007 में, 2015 में, 2016 में, 2022 आते आते ये भारत के टॉप 30 एयरपोर्ट में 29वें स्थान पे। जी हाँ, पैसेंजर मूवमेंट, कार्गो मूवमेंट और एयरक्राफ्ट मूवमेंट में ये टॉप 30 एयरपोर्ट में 29वें स्थान पे। मतलब आज से 6 साल पहले 50 में नहीं था और आज ये 29वें स्थान पे। जी हाँ, 29वें स्थान। और सेकेंड वेव जब भारत में चल रहा था तब इस एयरपोर्ट से ग्लोब मास्टर जो कि इंडियन
एयरफोर्स का प्लेन था वो यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाए थे, तो उस वक्त भी इस एयरपोर्ट का काफ़ी यूज़ हुआ था और बहुत अच्छा है इस रिस्पॉन्स मिला इस एयरपोर्ट को और बहुत ही बढ़िया तरीके से आने वाले समय में भी इसको रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि अगर थाईलैंड या मलेशिया, सिंगापुर के लो कॉस्ट एयरलाइंस है जैसे एयर एशिया मलेशिया या फिर सिल्क एयर या थाई स्माइल या फिर ऐसी जो कोई डोमेस्टिक एयरलाइंस वो सूरत आएगी, क्योंकि सूरत से काफ़ी सारे लोग थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर घूमने जाते हैं या फिर मिडल ईस्ट में जैसे दुबई है, कतार है, कुवैत है, सऊदी है, वहाँ की डोमेस्टिक एयरलाइंस जैसे फ्लाई दुबई है, एयर शारजा है या फिर सऊदी अरेबिया की कोई लो कॉस्ट एयरलाइंस या फिर इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, एयर इंडिया जो कि मिडल ईस्ट के साथ कोई उड़ान चालू करे तो इससे काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। या फिर सूरत जो कि एक डायमंड हब है पूरे विश्व में और ये हांगकांग के साथ अगर उड़ान चालू करे वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये मेरी कुछ निजी सोच है। हालांकि एक समय था जो कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस सूरत को इग्नोर किया करते, जैसे जेट एयरवेज ने, मुझे आज भी याद है जेट एयरवेज 2007-2008 में गुजरात के जामनगर, राजकोट, भूज, पोरबंदर, दीव, मेरे ख्याल से केसोद में भी वो उड़ान भरा करती थी। मतलब आप सोच सकते हो कि जेट एयरवेज ने इन शहरों को ज़्यादा महत्व दिया ना कि सूरत को। अगर जेट एयरवेज या किंगफिशर दोनों में से किसी ने भी एयरलाइंस ने एक एयरलाइंस ने अगर सूरत को फोकस किया होता तो आज वो दोनों एयरलाइंस इंडियन एविएशन में सर्वाइव कर जाती। लेकिन उनके कुछ और भी इश्यू थे, जैसे उनके बैंक के कर्जे बहुत बढ़ चुके थे दोनों एयरलाइंस पे, और लेकिन कुछ ज़्यादा वक्त तो सर्वाइव कर सकते थे या फिर सूरत से वो कुछ इंटरनेशनल रूट चालू करते, लेकिन उन्होंने किया नहीं, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। लेकिन उसका फ़ायदा स्पाइस जेट और इंडिगो ने, जैसे जितना इग्नोर इंडो एयरलाइंस ने किया उतना ही फ़ायदा स्पाइस जेट और इंडिगो ले रहे हैं सूरत से। लेकिन स्पाइस जेट का तो पता नहीं, लेकिन इंडिगो सूरत से बराबर पैसेंजर को फ़ायदा दे रहा है। मतलब आज देखोगे इंडिगो दिल्ली के लिए फ्लाई करता है, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, 7 शहर के लिए फ्लाई कर रहा है इंडिगो, जो कि जेट एयरवेज अगर आता अगर वो 3 या 4 शहर रखता तो वो आराम से सर्वाइव कर जाता है इंडियन एविएशन में। खैर वो तो उनको सोच थी, उनको कैसे बिजनेस करना तो मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन सूरत को इग्नोर करना उनको बहुत ही भारी पड़ गया और इंडिगो के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो गया। खैर तो ये था सूरत एयरपोर्ट के 6 मई 2007 से लेकर 6 मई 2022 तक। जी हाँ, 6 मई 2007 के दिन एक एयरलाइंस और एक एयरक्राफ्ट आज वो 30 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में 29वें स्थान पे है। अब आने वाले वक्त में ये टॉप 20 में आ सकता है, लेकिन अब इससे आगे कोयम्बटूर है, अमृतसर है, गुवाहाटी है, पुणे है, नागपुर है, ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट का अभी उसको मतलब लड़ाई लड़नी है। और उसमें अगर यहाँ से इंटरनेशनल एयरलाइंस आ जाए तो इस एयरपोर्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये कुछ मैंने मुद्दे और जो हाईलाइट कर सकते थे वो मैंने लिखा हुआ था। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपका कुछ ऐसे हिस्ट्री है जो मैंने रह गई है बताने की तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपने कभी सूरत एयरपोर्ट से फ्लाई किया हो या ऐसी कोई सूरत एयरपोर्ट पे ऐसी कोई मेमोरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो ये था सूरत एयरपोर्ट का 6 मई 2007 से लेकर 6 मई 2022 के बीच की पूरी हिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर क्लिक ऑन दिस वीडियो।